हमें और आपको सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4 छोटे बच्चों को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, अपनी पत्नी माता रमाबाई जी को जवानी में कुर्बान कर दिया। आज मैं देख रहा हूं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी की वजह से हम जैसे लोग MP, MLA और मंत्री बन गए, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन गए। लेकिन जो हालात आज देश के हैं, क्या उन हालातों में आने वाले समय में हमारे लोग क्या पढ़ पाएंगे, पढ़ाई का खर्चा उठा पाएंगे? जो साजिश केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस देश के बहुजन समाज को फिर से गुलाम बनाने की जो साजिश रच रहे हैं, उस साजिश की तरफ हमारे लोगों का ध्यान नहीं है। अरे कभी तो सोचो, जो कुछ हमें मिला वो किसी की कुर्बानी की वजह से मिला है। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कुर्बानी बेकार चली जाएगी? इस सम्मेलन में जिस तरह अफरा तफरा है और जितने लाखों संगठन पूरे देश में बाबा साहेब के नाम पर बन गए हैं, सब लोग टुकड़ों में अब अलग अलग तरीके से लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप सबसे, अगर किसी को बुखार हो जाए तो डॉक्टर पैरासीटामोल देता है, उस दवाई से मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन बुखार का मरीज अगर पैरासीटामोल की बजाय वो पेट के दर्द की दवाई खाए तो क्या दर्द ठीक हो जाएगा? हमारे लोग बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। बीमारी एक, बीमारी का कारण एक, लेकिन दवाइयां नहीं। दवाई, जिस दवाई को असर करना है उस दवाई को नहीं खा रहे, और जो दवाई असर नहीं करेगी उस दवाई को खा रहे हैं। आज देश की सरकार ने और राज्य सरकारों ने मिलकर हायर एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि जो एजुकेशन हिंदू धर्म शास्त्रों की वजह से, मनुस्मृति की वजह से, जिस एजुकेशन से देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी लगभग 3500 साल तक जिससे वंचित रखा गया, व्यापार से वंचित रखा गया, संपत्ति से वंचित रखा गया, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अकेले अपने 4 बच्चे और पत्नी को कुर्बान करके उस लड़ाई को अपने बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से लड़के 3500 साल की हमारी गुलामियों को तोड़कर हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते, व्यापार के रास्ते और संपत्ति के रास्ते खोलकर हमारे लोगों के आगे बढ़ने का, विकास का रास्ता खोल दिया। और उस रास्ते को खुले हुए अभी केवल 75 साल हुए हैं। इस 75 साल के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए, उसमें से 70% ऑलरेडी छिन गया है, और जो 30% बचा है
अगर हम इसी तरह जातियों में बटे रहे तो ये 30% भी आने वाले 10 से 15 सालों में छीन जाएगा। आप लोग वक्त की नजाकत को नहीं समझ रहे, आप लोग सरकारों की साजिश को नहीं समझ रहे, और जो व्यक्ति बीमारी का कारण समझे बिना इलाज करता है वो व्यक्ति कभी ठीक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जिस कारण से बीमारी पैदा हुई है हम लोग उसी कारण को जिंदा रखे हुए हैं। मैं पूरे देश में जा रहा हूं और पूरे देश में लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ जाति की वजह से उत्पीड़न होता है। फिर मैं उनसे कहता हूं कि क्या तुम्हारी उत्पीड़न का कारण जाति है? तो वो कहते हैं हाँ, हमारे साथ होने वाले उत्पीड़न का कारण जाति है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम लोगों ने जातियां छोड़ दी या अभी भी जाति में बने हुए हो? तो वो कहते हैं हमने जाति नहीं छोड़ी, हम जाति में बने हुए हैं। तो भैया एक बात बताओ, अगर जाति ही जातिगत उत्पीड़न का कारण है और आप जातियों को छोड़ने को तैयार नहीं हो, आप जातियों को जिंदा रखे हो, अपने बच्चों की शादी करने के लिए जब लड़का या लड़की ढूंढते हो तो अपनी जाति ढूंढते हो, तो वही फिर बीमारी से छुटकारा कब मिलेगा? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो 1935 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को लाहौर में भाषण देना था जाति तोड़क मंडल के सामने, क्या आप सब लोगों ने वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो आपने ये समझ लिया होगा उन्होंने उस हिंदू धर्म की जाति और वर्ण पर आधारित व्यवस्था को समाज के ऊपर होने वाले सारे उत्पीड़न का कारण बताया। समाज के साथ जो समस्याएं हैं वर्ण व्यवस्था और जातिवाद को उसका कारण बताया, और उससे छुटकारे के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें बुद्ध का धम्म देकर गए। उन्होंने कहा जिस प्रकार अनेकों जातियां अलग अलग, जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती है, लेकिन समुद्र में गिरने के बाद वो अपनी पहचान खो देती है और वो फिर समुद्र कहलाती है, उसी प्रकार अनेकों जातियां जब बौद्ध बन जाती हैं तो जाति खत्म हो जाती है, हम बौद्ध कहलाते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सारी बीमारियों का निराकरण करने के लिए, इलाज करने के लिए हम सबको बुद्ध का धम्म देकर गए, लेकिन हम सब ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को नहीं माना, हमने तथागत बुद्ध के धम्म को नहीं अपनाया, और अगर अपनाने का नाटक भी किया तो अपने आचरण में नहीं उतारा। हमने धर्म में आने के बाद भी जातियों को जिंदा रखा और आज भी शादी करते वक्त अपनी जाति ढूंढ रहे हैं, तो भाई बीमारी का फिर कोई समाधान होने वाला नहीं है। और ये जो दीक्षा का प्रोग्राम होता है जिसमें ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती है, 22 प्रतिज्ञा को व्यक्ति जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तब वो बाबा साहेब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं को भी ग्रहण करता है। मैंने भी 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग में, दिल्ली में
10,000 से ज्यादा लोगों के साथ अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में आकर मैंने दीक्षा ली और बाबा साहेब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण की। लेकिन ये रोज ग्रहण करने की चीज नहीं है। जब कोई व्यक्ति बौद्ध बनता है तब वो 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करता है। जब आप उसे रोज रोज दोहराओगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हमें आज इस बात को समझना पड़ेगा कि ये 22 प्रतिज्ञाएं सारी बीमारियों का इलाज करने वाली है। अगर पूरे भारत के मूल निवासी, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, जिनका हजारों साल से शोषण हुआ है, जिन्होंने अपने इतिहास को पढ़ा ही नहीं, अपने बुजुर्गों के इतिहास को जाना ही नहीं, वो लोग इसको धर्म परिवर्तन कहते हैं, धर्मांतरण कहते हैं। मैं इसे धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। और इसलिए तैयार नहीं हो क्योंकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। सम्राट अशोक के टाइम पर म्यांमार से लेकर काबुल, कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। हमारे पूर्वज बौद्ध राजा हुए हैं। तो भाई एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर अपने घर से निकलकर कहीं जाए और अपने घर का रास्ता भूल जाए, उसकी याददाश्त चली जाए और वो रास्ता भटक कर कहीं दूर निकल जाए, कल को अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाए, उसे अपने घर का रास्ता याद आ जाए, तो वो व्यक्ति अपने घर वापस जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो भाई जब हमें पता चल गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारे पुरखे बौद्ध थे, तो जब जागो तब सवेरा। जब आपको पता लग जाए हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तभी आपको अपने घर में वापस आ जाना चाहिए। तो घर में वापस आना, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्धिज्म में वापस आना, इसको धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन कैसे कह सकते हैं? हमारे पूर्वज तो बौद्ध थे पहले से, हमारे अंदर बौद्धों का खून है। यही कारण है कि हमारे समाज के लोग अब दोबारा से गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। एक मंत्री की कुर्सी तो बहुत छोटी होती है, एक नहीं हजारों मंत्री की कुर्सी कुर्बान है, यहाँ तक कि अपना जीवन बाबा साहेब के मिशन और मूवमेंट के लिए, अपने समाज के हक और अधिकार के लिए कुर्बान है। हम अपने समाज की लड़ाई को लड़ेंगे, पूरी ईमानदारी से, बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे, काबिलियत से लड़ेंगे। अपने समाज के हक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए मैं एक वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी लड़ूंगा और दिल्ली की विधानसभा में एमएलए के नाते भी लड़ूंगा। और समता सैनिक दल का पुराना सिपाही होने के नाते, क्योंकि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रहा हूं समता सैनिक दल का, आज भी मेरी वर्दी सुरक्षित है। एक बाबा साहब का सिपाही होने के नाते समाज की लड़ाई को रोड पे, संसद के सामने भी लड़ूंगा। आज सरकारों ने ऐसी साजिश रच दी कि हमारे ज्यादातर लोगों को साजिश का पता नहीं चला। उन्होंने अब से 40 साल पहले सोचा, जो लोग हजारों साल से हमारे गुलाम थे, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, व्यापार का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि मानवता का दर्जा नहीं था, जो 16-16 घंटे बिना पैसे के काम करते थे, आज वही दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे पढ़ लिख कर
डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बन रहे हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से देश के राष्ट्रपति बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। अगर इसी तरह दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? ये सोचकर 40 साल पहले उन्होंने साजिश रचना शुरू किया और धीरे धीरे एक एक करके वो सरकारी स्कूलों को कमजोर करते चले गए और प्राइवेट स्कूल खोलते चले गए। और प्राइवेट स्कूल के अंदर, शहरों के अंदर एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ ले तो शहरों के अंदर एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा 8 से 10 हजार रुपया महीना होता है। हर परिवार में अगर कम से कम 2 बच्चे हों तो केवल 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20 हजार रुपया महीना एक परिवार को चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? और सबसे दुख की बात यह है कि 99.5% देश के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों की, पूरे परिवार की कमाई अगर जोड़ ली जाए तो एक महीने की 5,000 से 20,000 रुपया के बीच है। 99.5% SC, ST और अति पिछड़े वर्ग की। इसका मतलब ये जो महंगी फीस का खर्चा है, 15-20 हजार रुपए हर महीने 2 बच्चे की फीस का, वो 99.5% SC, ST, OBC अति पिछड़े वर्ग के लोग इस फीस का खर्चे को नहीं उठा सकते। इसका मतलब उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। और सरकारी स्कूलों को जानबूझ के एक साजिश के तहत खुद सरकारों ने ही कमजोर कर दिया। यहां तक कि पिछले 15 से 20 सालों में लगभग 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसमें स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। पहले सरकारों की योजना थी गांव-गांव में स्कूल खोलो। अब सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना दी, स्कूलों को मर्ज करके बंद कर दो। 15-15, 20-20 गांव में एक स्कूल होगा। इसका मतलब हमारे बच्चों से साजिश के तहत शिक्षा को छीना जा रहा है। प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज खुलते जा रहे हैं और सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। जबकि हमने ये सर्वे करवाया कि सर्वोच्च न्यायालय के जजेज, उच्च न्यायालय के जजेज, सीनियर ब्यूरोक्रेट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वो सरकारी से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। सर्वे में निकल कर आया 98% जजेज, इंजीनियर, डॉक्टर, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी थी और बाबा साहब ने हमारे रास्ते पढ़ने के खोले तो इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ के हमारे समाज के गरीबों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने लगे। तो उन्हें तकलीफ हो गई कि अगर इसी तरह गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, कलेक्टर बनेंगे तो उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? उनके जो घर पे जो मजदूर, बदला मजदूर काम करते हैं वो कहां से आएंगे? तो एक साजिश रच के हमारे पढ़ाई के रास्ते को उन लोगों ने दोबारा से बंद किया है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़े मुश्किल से अपनी काबिलियत से हमें एक वोट का अधिकार दिलाया। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। शायद आपको पता ना हो, जब संविधान सभा में इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि अंग्रेज जाने वाले हैं, अब अपनी सरकार हमें चुननी है, तो वोट देने का अधिकार किसको मिलना चाहिए?
तो ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य ये चाहते थे कि वोट केवल जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जो ग्रेजुएट है उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जो बड़े जमींदार हैं उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा, जिस मनुस्मृति के चलते हमारे लोग 3500 साल तक पढ़ाई से, संपत्ति से, व्यापार से दूर रहे, इस वजह से हमारे लोग ना तो इनकम टैक्स पेई बन पाए, ना कोई जमींदार बन पाए, ना बिजनेसमैन बन पाए और ना ही ग्रेजुएट बन पाए। तो बाबा साहब ने सोचा, इसका मतलब संविधान सभा के सदस्य हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं देना चाहते। सोच के देखो, अगर केवल ग्रेजुएट को, बड़े जमींदारों को और इनकम टैक्स पेई को ही केवल वोट का अधिकार मिला होता तो 5% लोगों को वोट का अधिकार मिलता और 5% लोग सरकारों को चुनते और सरकारें केवल 5% के लिए काम करती, फिर आपके हमारे लिए कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी काबिलियत से, अपनी तर्क बुद्धि से पूरी संविधान सभा को इस बात के लिए मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। लेकिन गलती हमसे ये हुई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी तो बड़े मुश्किल से हमें वोट का अधिकार दे गए, पर हमने अपनी इस वोट की कीमत को नहीं समझा। हमने अपनी वोट को शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में अनाज, 10-20 किलो अनाज में अपनी वोट को बेच दिया और ऐसी सरकारों को चुन दिया जिन सरकारों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि हमारे बच्चों से शिक्षा छीन लिया। आज हायर एजुकेशन में अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग में, मेडिकल में कहीं अच्छी जगह पढ़ने जाए, 1 साल की फीस का खर्चा लगभग 2 लाख रुपए है, हॉस्टल का खर्चा अलग है। तो क्या हमारे समाज के लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए हर साल 3 लाख रुपए एक बच्चे की पढ़ाई पे खर्च कर सकते हैं क्या? इसका मतलब ये हुआ, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें देकर गए वो हमारा धीरे धीरे छिन गया। और भारत की सरकार ने साजिश के तहत, क्योंकि बाबा साहब के दिए रिजर्वेशन से हम लोग नौकरियों में आए, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने, MP, MLA बने, तो इन लोगों ने धीरे धीरे भारत सरकार के उपक्रमों को बेच दिया। इंडियन रेलवेज बेच दिया, पेट्रोलियम बेच दिया, गैस कंपनी बेच दी, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, और जो जो विभाग बिक गया वहाँ आपके बच्चों का भविष्य खत्म, आपके लिए नौकरियों के कोई अवसर नहीं रहेंगे। तो इतनी बड़ी साजिश हमारे लोगों के साथ सरकारों ने कर दी और हमारे लोग शराब की बोतल में बिक गए, 1500 रुपए में अपनी वोट को बेच दिया। अब आपके बच्चे दोबारा गुलाम बनने वाले, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान कर लेना। अगर तुम लोग अभी भी नहीं जागे, अगर आपके अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून है, अगर आप सच्चे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हो, तो आज आप सब लोग दोनों हाथ उठा के संकल्प लो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हम आपको धोखा नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को दोबारा से गुलाम नहीं बनने देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को दोबारा से गुलाम देखना चाहते हो? एक बार हाथ उठाकर, दोनों हाथ खड़े करके, जो लोग बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहते हैं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब के सपने को, भारत को पौधे में बनाने का सपना, भारत को फिर से उसी तरह का गौरव जो सम्राट अशोक के टाइम पर था वो गौरव देना चाहते हैं, और जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे फिर से गुलाम बने, एक बार दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो मैं अपनी बात कह रहा था, अभी भी जागने के लिए थोड़ा समय बचा है। आप अगर अभी भी नहीं जागे
तो यकीन मानिए आपके बच्चे गुलाम बन जाएंगे और आप उनसे नजरें नहीं मिला पाओगे। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि आप अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, क्योंकि बाबा साहब रास्ता बना कर गए। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद जो कुछ बाबा साहब दे गए वो सब छिन गया। तुम कहां थे? तुमने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? तो क्या आप अपने बच्चों से नजर मिला पाओगे फिर? तो भाई इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। क्या आप लड़ाई लड़ने को तैयार हो? बाबा साहब के सपनों को साकार करने को तैयार हो? ये न्याय की लड़ाई है, हम लड़ाई को लड़ेंगे, हम लड़ाई को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।